अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और तमाम हमारे देखने वालों को डॉक्टर साहब, आपको नया साल मुबारक हो। बहुत आपको भी मुबारक हो, हमारे नाजरीन को भी मुबारक हो। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सन 2020 जो है वो इसलिए याद रहेगा तारीख़ में कि कोरोना और कोविड-19 जिनका नाम है, ये वबाई बीमारी ने पूरी कुर्रे अर्ज़ की इंसानियत को हिला के रख दिया। इसमें बहुत बीमारियां भी हुई, लोगों की जान का भी नुकसान हुआ और मुआशी नुकसानात भी हुए। और आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह 9/11 जो वाक़या हुआ था सन 2001 में, उसके बाद दुनिया ने करवट ली थी, अब ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके बाद भी दुनिया वैसी रहेगी जैसे पहले थी? अच्छा, सबसे पहले ये जो बात है, हमारा सन 2020 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, और हमें इस साल का आगाज़ से ही कुछ मुल्कों के अंदर, चाइना के अंदर इसका आगाज़ हो चुका था, क्योंकि 19 का नाम दिया गया तो 2019 का एंड था दिसंबर, तो जब ये इस वबा का आगाज़ हुआ तो होते होते इन कुछ ममालिक में फैल गई, और हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये मार्च के अंदर ये पहला केस हमें डिटेक्ट हुआ कोविड का। तो उसके बाद मार्च अप्रैल मई के महीने हम कुछ लॉकडाउन में गुजारे, बीच में रमज़ान आ गया, फिर उसके साथ अभी तक फिर एक वेव ख़त्म हो गई, फिर अब जो दूसरी सर्ज जिसकी हुई है, दूसरी एक वेव चल रही है। अच्छा, इस वबा ने जहाँ एक इंसानों को बीमारी से बीमार किया है, और बहुत सारे हमारे डियर वंस, लव्ड वंस वो हमसे बिछड़ गए, और एक चीज़ का हमें एहसास ये हुआ कि जो सेहत की जो वैल्यू है, जो हम भुला बैठे थे काफ़ी अरसे से, कि सेहत को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि कोई बात नहीं, ये तो चलती है, कोई बात नहीं, बीमार होंगे तो चले जाएंगे। तो लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ, एक खौफ से ही पैदा हुआ, लेकिन एक शऊर ये जागा कि सेहत की एक अहमियत है, हमें सेहत पे भी कुछ खर्च करना चाहिए, सेहत के लिए कुछ पसंदाज भी करना चाहिए, बचा के भी रखना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो हम इसका इलाज कर सकें। दूसरी जो बात ये हुई कि लोगों के अंदर इस बात को, जो लॉकडाउन की जो पीरियड था, कि लोगों के अंदर एक फैमिली की इम्पोर्टेंस का एक अंदाज़ा हुआ कि फ़ैमिली लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, और इससे आपका बच्चों के साथ अपना मेल जोल है, आपका तालमेल है, वो ज़्यादा बेहतर हुआ। कुछ लिहाज से मुस्बत भी हुआ, कुछ लिहाज से मनफी भी हुआ, और जो आपको बहुत सारे मसाइल जो आपको शायद ना पता लगते, अपनी इस पुरानी जो है, अपने कई लोग तो ऐसे इतने मसरूफ़ हैं कि उनको अपने बच्चों से भी मुलाकात नहीं होती, उनको अपने घर में अपना वक्त गुजारने का मौका मिला, और उन्होंने, कई लोगों ने बड़े अपने शौक़ पूरे किए। कुछ लोग बहुत सारा काम करना चाहते थे, वो उन्होंने घर में बैठ के किया, और फिर कुछ लोग मूवीज़ देखना चाहते थे, उन्होंने मूवीज़ देखना शुरू की। कुछ लोग मजहबी लिहाज से कुछ चीज़ सीखना चाहते थे, कोई कुरान सीखना चाह रहा था, उसने कुरान और उस पर तवज्जो की, उसका तर्जमा पढ़ा, सीखा, और इस तरह उसमें अपने तब्दील लाई। और एक बात का ये फिर हुआ कि अब जो एक हम एक कन्वेंशनल या रवायती जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उससे हम काफ़ी हट गए। यानी अब ये देखें कि हर चीज़ आपको ऑनलाइन दस्तयाब हुई, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। इससे पहले हमें शायद ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस नहीं थी। शॉपिंग, आपकी कंसल्टेशन, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, तालीम और वर्क फ्रॉम होम। देखिए, अब शायद मेरे ख्याल से कुछ खैर ये बहुत अर्ली होगा कहना, मेरे ख्याल से जो 5 से 10 साल का जो हमें जो होना था, तो जैसे हमें जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में हमें दिखाया जाता था कि कोई एक आदमी है, वो जहाज़ से फ़ोन कर रहा है और एक बंदा नीचे गाड़ी में जा रहा है और उसको वो फ़ोन सुन रहा है, तो हमें बड़ी हैरानगी होती थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो बेसिकली उस पर वो काम चल रहा होता था, तो रिसर्च तो कुछ अरसे बाद ये सारी चीज़ें सच साबित हो गई। तो इसी तरह हमें ये शायद हम सोचते थे शायद
कोई ऐसा हो कि क्लास में भी ना जाना पड़े, दफ्तर भी ना जाना पड़े, आप घर से काम करें और अपने घर से सारे मामलात, आपको दुकान भी, आपके पैसे भी आपके घर से ही, घर पे ही आ जाएं, आप काम भी घर से करें। तो ये चीज़ें हम एक नामुमकिनात में से लगता था। ये भी हमें टेलीमेडिसिन का जो ख़ास तौर पे जो डॉक्टरों के है वो बिल्कुल उसका तसव्वुर बहुत ही इब्तदाई मरहले पे था, वो काफ़ी तरक्की कर गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए तो जिससे डॉक्टर अपने मरीज़ से ज़्यादा क्लोज़ आ गए, उनको कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन दी, उनको छुए बग़ैर उनसे बातें की, उनसे उनके नुस्खे तजवीज़ किए, उनके इलाज तजवीज़ किए। तो ये जो चीज़ें कुछ हैं जो इसमें हमें माशरे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आएँ। मेरे ख़्याल से अब माशरा शायद इस सिमत में आगे बढ़ेगा, शायद हमें पीछे नहीं जाना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी बहुत हमारी फास्ट हो जाएगी और शायद कदरे आसान हो जाए, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो हमारी वो कम हो गई। लोगों ने एयरलाइंस वाइंड अप हो गई, लोगों ने दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल और नेशनल सतह पे ट्रैवल या कहीं भी बाहर निकलने से जो है एतराज़ करना शुरू कर दिया और घर तक मसदूद हो गए। जी बिल्कुल, ये इसका ज़हनी तौर पे भी हुआ। कुछ लोग इस खौफ की वजह से, जो लोग घर में कन्फाइंड हुए, जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, वो डिप्रेशन का शिकार हुए। कोविड डिप्रेशन एक एंटिटी, एक अपने तौर पे एक टर्म यूज़ करने शुरू होगी कि लोग डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, नफसियाती अवारज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ये भी एक साथ आया मामला। और दूसरा कि जो लोगों के अंदर एक था कि जो हम एक दूसरे से मेल जोल है वो सोशल, वो काफ़ी कम हुआ। लोग एक दूसरे के घर आना जाना वो काफ़ी ख़त्म हो गया, बंद हो गए, और इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ अपने सोशल इंटरेक्शन का। तो ये काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हमारे माशरे के अंदर आ गई हैं। जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर हम हवाले से बात करें तो डायबिटिक पेशेंट ने वॉक करना बंद कर दी क्योंकि पार्क्स बंद थे और उनकी एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई। इन्फेक्शन के ख़तरे से वो कम हुआ, तो इससे भी उनके मेटाबॉलिक कंट्रोल के अंदर यानी उनकी शुगर ख़राब होना शुरू हो गई। और घर में खाना पीना क्योंकि ज़्यादा हो गया, घर में बैठे रहना, उससे भी शुगर लेवल कंट्रोल ख़राब हुआ। तो आजकल जो हमारे पास क्लिनिक्स के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो अपने बुरे कंट्रोल के साथ आ रहे हैं। तो उसकी एक बुनियादी वजह है कि उनका जो लाइफस्टाइल तब्दील बिल्कुल हो गया इन दिनों में। तो उसके साथ ऑन द टॉप ऑफ इट कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो ज़हनी हालत है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर हम लोग गए, उससे भी हमारा शुगर का कंट्रोल वो ख़राब हुआ। डॉक्टर इम्तियाज़, कोई ऐसा मौसर इलाज, मैं जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे नहीं कह रहा, कोई प्रिवेंटिव नहीं बता रहा, कोई इलाज जो इसका सारा एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक फ़्लो चार्ट होता है, कोई ऐसा बना है जिसकी वजह से आप कहें कि मरीज़ जो इससे कोविड-19 में मुब्तला हो जाते हैं उनका अच्छा मौसर इलाज हो सकता है? कोई ऐसी नई चीज़ सामने आई है? देखिए, जो कोविड-19 एक बीमारी है ऑब्वियसली कि वायरल बीमारी है, स्प्रेड उसका बहुत तेज़ी से होता है, यानी फैलती है। और इससे एक जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की कि मास्क का इस्तेमाल करना, डॉक्टर फॉसी जो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस पे बताया कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो इस्तिलाह है वो मरवज हुई। और जो हाथ में लाना और हाथ धोना हर चीज़ को, तो अपने किसी से मिलने के बाद एक दूसरे से फ़िज़िकल टच है वो, उस कांटेक्ट है उसको अवॉइड करना, तो ये चीज़ें इसकी प्रिवेंटिव साइड पे आती हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो पहलू हैं एक जो मैं आपके अपने नाजरीन के लिए ज़रूरी है कि जो कोरोना का जो लफ्ज़ है वो बड़ा एक दहशत का नाम बन चुका हुआ है। बहुत सारे पेशेंट को जब हम बात करते हैं कि आपको शायद कोरोना है, हमें शक पड़ता है ऐसे कोरोना है, वो कहते हैं मुझे कोरोना नहीं है। तो हम बात करते हैं उनसे तो फिर पता तो, लेकिन बेसिकली उनकी अलामत होती हैं। और अक्सर औकात ये हो रहा है कि टेस्टिंग हो रही है उनके कोरोना की, जो टेस्टिंग PCR टेस्टिंग होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन ये बात भी पता होना चाहिए कि जो 65% अफराद के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है और 35% अफराद के अंदर ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब नेगेटिव है कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव होती है, तो मरीज़ बड़े बेखौफ व ख़तर होता है, वो कहता है जी मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, मैं तो नेगेटिव हूँ, और वो लोगों से मेल जोल उसी तरह जारी रखता है और वो इन्फेक्टिव होता है दर हकीकत में।
और वो लोगों को कह रहा होता मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, वो फॉल्स नेगेटिव होता है। वो फॉल्स नेगेटिव हो, यानी कि असल में वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेस्ट लेने की टेक्निक में फ़र्क आ गया, कोई वायरस पार्टिकल सही जगह पे हमें वो स्पेसिमन नहीं लिया गया, तो उसकी वजह से वो टेक्निकली नेगेटिव हो गया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये भी मुमकिन है कि किसी को हुआ हो, उसने चेक ना कराया हो और उसको सिम्टम्स भी कोई हल्के फुल्के हुए हों और वो हो के निकल गया हो कोविड-19? जी, ये बहुत मुमकिन है। एसिम्प्टोमेटिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आती, उन लोगों को पता चलता है कि बाद में कभी टेस्टिंग कराई, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है ये हुआ था तो और वो चला गया। ये क्या वजह है? तब मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ मामला होने की वजह क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो 98% लोगों के अंदर बिल्कुल ये माइल्ड डिजीज़ है, यानी उनके अंदर ये कोई सख्त बीमारी नहीं है। कोरोना लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर लोग 98% खुद ब खुद रिकवर करते हैं, उनको किसी ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको ख़तरा ज़रूरी होता है। उसमें से एक लोगों के अंदर बड़ी मिथ थी कि डायबिटिक पेशेंट को जल्दी कोरोना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी साइंस ने साबित किया कि डायबिटिक को जल्दी नहीं होता, लेकिन वो डायबिटिक जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी जो ऐसी कुछ बीमारियां साथ हैं, मिसाल के तौर पे दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, लागर की हुई है, तो वो और जिनकी इम्यूनिटी लो है, कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों को ज़रा ख़तरा है। लेकिन जो आप सुन के हैरान होंगे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे लोगों की तवज्जो भी नहीं है, जो 73 जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कि जिन लोगों को कोरोना की वजह से शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़े, वो ओबेसिटी है। 73% लोगों के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज। कोविड ने इतना सीवियर अटैक का ताल्लुक मोटापे के साथ है, वज़न के साथ है। और हम पाकिस्तानी नेशन, मेरे ख्याल है यहाँ पे हमारे अंदर जो मोटापे की शरह अच्छी खासी है, तो इस यही भी वजह है कि कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हैं और उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जिनका लोगों का वज़न ज़्यादा है। लेकिन किसी किस्म के खौफ की बजाय बात इस पे रखें कि जिस पर्सन को बुखार है, गला ख़राब है, स्मेल में, टेस्ट में कोई फ़र्क लग रहा है, तो वो अपने आप को कोविड का केस समझे, इल्ला माशाअल्लाह कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, जो PCR। अगर नेगेटिव भी है तो अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करे, अपने आप को आइसोलेट करे बाकी फैमिली मेम्बर से, पार्टीज़ में ना आए। जैसे अब लोग न्यू ईयर पार्टी पे जाएंगे, हो सकता है बंदा कि मेरा तो टेस्ट नेगेटिव है, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करे। नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो तो इन्फेक्टिव है, टेक्निकली वो नेगेटिव है लेकिन हकीकत में वो पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों जिसके अंदर अलामात हैं, ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि सजेस्टिव ये हैं कि आप उनसे लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करें। तो इसी तरह वो फिर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस मौके पे भी हमें जो ख़ास तौर पे लोग न्यू ईयर पार्टीज़ हैं, इसमें भी जैसे शादी ब्याह है, आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो इन लोगों हमें जो SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हमारे मुल्क में जो इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा, अखबार में जो आपको फिगर्स आते हैं वो पॉजिटिव के फिगर आते हैं। तो जैसे मैंने पॉजिटिव बताया, मैंने 35% का तो पॉजिटिविटी है ही नहीं है, वो तो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन अब हकीकत में पॉजिटिव है। तो आप ये समझे कि आलमोस्ट जो नंबर हम रोज़ देखते हैं कि अगर 2000 बंदों का इन्फेक्शन है, तो ये समझिए 4 से 5000 आदमी को इन्फेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें हमें ख्याल, तो बेसिक जो इलाज है इसका, जैसे हम डायबिटीज़ में कहते हैं जो डायबिटीज़ का इलाज परहेज़ है, तो ये भी परहेज़ है कि आप अपने जो SOPs को जो फॉलो करें और हम जो उसको फॉलो करें, ये उसके बचाव का बेहतरीन ज़रिया। अगर हो गया तो 98% चांस है, कोई खुदा ना खासा कुछ नहीं, अल्लाह करे 98% लोग को रिकवर कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों से जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम ही कोई नहीं होती, बाद में पता चलता उनको हुआ और होके चला भी गया, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जैसे मैंने बात कभी एक प्रोग्राम में की थी कि 2 किस्म की होती है। एक IgM होती है जो फ़ौरन हफ्ते के अंदर अंदर अपीयर होती है, IgG होती है जो कुछ हफ्तों के बाद आती है और कुछ देर जो प्रलॉन्ग वो करती है, और बाद में IgG की प्रेजेंस जो शो करती है कि इस बंदे को अभी इसके अंदर इम्यूनिटी या मुदाफ़त मौजूद है। वो कौन लोग हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं या जो कोरोना से रिकवर तो हो जाते हैं मगर उनमें कोई ना कोई कोरोना की बाकियात, साइड इफ़ेक्ट्स उनके किसी उज़्व पे रह जाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक हॉट टॉपिक है
कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। लोग बहुत सारे रिकवर किए हैं और उनके अंदर एक जो अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसको सिर्फ साल हुआ है अभी, हम इसके जो साल किसी भी बीमारी के लिए बहुत थोड़ा अरसा होता है, जिसको आप अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पीछे मुड़ के देखने वाली बात होगी कि उसको हुआ था तो अब क्या है, 2-3 साल में कोई कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होती है। जो लिटरेचर में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो एथलीट्स के अंदर ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोरोना हुआ, उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, मायोकार्डाइटिस जिसको हम कहते हैं, उनमें जो हार्ट फेलियर के एलिमेंट ज़्यादा हुआ, उनके दिल के पट्टों में कमज़ोरी आ गई, उनके दिल की फंक्शनल कैपेसिटी वो ख़राब हुई। एक तो ये बात है। कुछ लोगों में नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है और कुछ लोगों में परमानेंटली जो है वो उनका वो सूंघने हिस्से की वो हिस्स जो है सूंघने की और जायके की हिस्स वो ख़त्म हुई है। और कुछ लोगों के अंदर स्पॉट्स हैं लंग्स के अंदर, अननोन स्पॉट्स हैं, नमूनिया उनको हुआ है और वो रिकवर कर गए, लेकिन फाइब्रोसिस है क्या चीज़ है उसमें भी जो है कि स्पॉट्स आते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो हमें शायद 2-3 साल बाद लिटरेचर में रिपोर्ट होंगी कि ये प्रॉब्लम्स हो। तो लेकिन इसमें बात तो हम शायद ये खौफ और हरास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर अच्छी बात ये है कि 98% लोग खुद ब खुद रिकवर। कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों के अंदर पहले कोई ना कोई बीमार है, इम्यूनिटी है, कोई उनके कैंसर का शिकार है, कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं या स्टीरॉयड्स थेरेपी पे हैं या मोटापे का शिकार हैं, तो इन लोगों को, या दिल की बीमारी का शिकार, तो इन लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा होता है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर उम्र ज़्यादा हो, अगर सेहत अगर अच्छी हो तो फिर तो कोरोना से डर नहीं है? नहीं, उम्र के साथ भी है, एज भी दूसरा फैक्टर है। एज अगर जितनी एडवांसिंग एज होगी, एज के अंदर आउटकम जो है, क्योंकि अगर आप 75 प्लस के लोग हैं, वो जो लोग उनसे डील करते हैं, तो उनके जो आउटकम है उनका ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, किस तरह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर किया जाए कि कोरोना जो इर्द गिर्द है उससे इंसान बचा रहे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन कुछ चीज़ों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा जो रोल है ना, विटामिन डी का रोल, अभी जो लिटरेचर के अंदर भी आया है, यानी जो मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ, जो एथेंटिसिटी के साथ बात करें कि जो विटामिन डी जिन लोगों को जो रेगुलर लेते हैं, जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है और वो रेगुलर विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है। तो हमें ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में हमें काफ़ी धूप में जाना भी बेहतर होगा? धूप में भी जाना बेहतर होगा, लेकिन इतनी सर्दी में शर्ट उतार के धूप में नहीं फिरा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसे एक जो छोटी गोली विटामिन डी की वो ले ली जाए तो वो ज़्यादा वो फ़र्क डालेगी। दूसरा, कुछ लोग विटामिन सी का रोल भी कुछ कहते हैं, प्रूवन है विटामिन सी अच्छा है, यानी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। फलों से भी लिया जा सकता है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, मेंटल ट्रंक्विलिटी का ख्याल रखा जाए, यानी अपने ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए, स्ट्रेस ना लिया जाए। रेगुलर जो घर के अंदर ही है कोई भी एक्सरसाइज वो आप रेगुलर करते जाएं और अपनी डाइट को तनासब से लें, वक्त पे लें, ज़्यादा देर तक ना जागें। अपनी जो मुदाफ़ियत है जो नेचर के करीब रहें, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला होने का ख़तरा नहीं है। रिलेशनशिप्स पे भी गौर करें, कोई लड़ाई झगड़े ना करें, घर में अपने प्यारों से। बिल्कुल, क्योंकि घर में रह के एक दूसरे की शक्लें देख देख के भी तो लोग जो हो जाते हैं ज़्यादा लड़ने के सीख पा हो जाते हैं कि तो बाहर भी नहीं निकल रहे, जा भी नहीं रहे, दोस्तों से भी नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जब हम गुस्से में होते हैं या हम बहुत ही एंग्जाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं हमारी सोच की, हमारी मूड की, उससे हमारे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स और हमारे हार्मोन्स जो हैं जैसे कॉर्टिसोल या इस तरह के, उन पे कोई एड्रेनालिन पे फ़र्क पड़ता है जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने बहुत सारी बातें करते हैं कि बहुत सारी हमें जो खुशी के होते हैं, अगर हम खुश रहते हैं, किताब पढ़ते हैं, फ़िल्म देखते हैं अपनी पसंद की, या अपने पसंद के दोस्त से मिलते हैं, कोई बच्चों को देखते हैं, बच्चों से खेलते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारी मूड को भी बेहतर करते हैं, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, हमें दर्द से भी निजात देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं। तो डेफिनेटली ये इंटरनल आपकी जो मैंने बताया जो ज़हनी सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, आपकी डायबिटीज़ के साथ, आपकी इम्यूनिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आजकल सर्दी ज़्यादा है मगर फिर भी हम वॉक बाहर आउटडोर करें तमाम प्रिकॉशंस लेके, अपने आप को ढांप के, मे बी मास्क से,
तो इज़ इट गुड दैट वी गो आउट इन नेचर एंड वॉक? देखिए, जो तो बहुत बूढ़े लोग हैं, जिन लोगों को है, जिनको थोड़ा सा उसमें मैं कहता हूँ एक्सट्रीम ऑफ वेदर को अवॉइड करें, बहुत अर्ली मॉर्निंग पे ना जाएं जिसमें सर थोड़ी सी धूप निकल आए, उसमें अगर वॉक करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो तो उससे वो बेहतर। लेकिन अपना नाक सर ढाँप के और अपने आप को गर्म कपड़े पहन के अपनी वॉक करें। इसको वॉक को तर्क ना करें, क्योंकि वॉक को तर्क कर देते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। वॉक आपको एक्टिव रखती है, बीमारियों से बचाती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। डायबिटीज़ कंट्रोल भी बहुत बेहतर होता रहता है। ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर नज़र रखें, खाने पीने बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर अद्वियात पे। ब्लड शुगर की जो अद्वियात ना छोड़ें, अपने पास स्टोर रखें। कभी कई दफ़ा शॉर्टेज हो जाती है किसी वजह से, कोई लॉकडाउन की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है तो दवाई नहीं मिल रही होती, इंसुलिन नहीं मिल रही होती, तो आपके पास 1 महीने की सफिशेंट सप्लाई होनी चाहिए। नींद के मुतालिक है, नींद अपनी 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस स्लीप जिसको हम कहते हैं वो नहीं, क्योंकि लेकिन लॉकडाउन का या बाकी ये हमारा ये जो घरों में रहने का ये नुकसान ये हुआ कि लोगों ने देर तक जागना शुरू कर दिया और सुबह देर तक सोते जाए, तो अपने वो नींद के अपनी रात की नींद को कुर्बान कर दिया, अब दिन को सोना शुरू किया। तो दिन की नींद उतनी रिफ़्रेशिंग नहीं होती जितनी आपको कंटिन्यूस रात की जो नींद है वो आपको 7 घंटे कम से कम जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, ये फरमाइएगा कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं। इसकी आगे इकसाम जो होती हैं उनका मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके इननेट तो आपके अंदर जो आपके बन रही होती है अल्लाह की तरफ से, जैसे कोई जरासीम आता है तो आपका जो बॉडी एक्टिव हो जाता है, उसको डिटेक्ट करता है ये फ़ॉरेन जो बॉडी है, फ़ॉरेन पार्टिकल है या यानी उसको फॉरेनर के तौर पे लेता है, तो बॉडी उसको 2 तरह से टैकल करता है। एक तो कुछ सेल होते हैं जिसको हम बीटा सेल के बी सेल कहते हैं, बी सेल्स कहते हैं, तो वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को पकड़ लेते हैं। एक होते हैं टी सेल्स होते हैं जो उनको पकड़ के जरासीम को खा जाते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं। तो 2 किस्म की इम्यूनिटी, बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी होती है, तो ये बीमारी के खिलाफ। एक होती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी हमारा बॉडी के अंदर हम मसनूई तौर पे कोई जरासीम को दाखिल करते हैं टीके की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ अपना रिस्पॉन्स देता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है तो वो उसको हम कहते हैं, जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यानी हम उससे बाहर से हासिल करें जो हम इंजेक्शन की शक्ल में हम लेते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो ये जो इंजेक्शन की बातें हो रही हैं इसके मुतालिक क्या है? ये अभी रिसेंटली हमें जो अभी कुछ महीना शायद भी नहीं हुआ कि हमें कंपनी ने, बहुत सारी कंपनियां तकरीबन इस वक्त लाइन के अंदर हैं, 50 से ज़्यादा कंपनियां जो इसकी वैक्सीन पे काम करनी, लेकिन जो फाइज़र ने एक जर्मन फर्म के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने अपनी एक वैक्सीन बनाई है। उसका अगर आप देखें, जो आपने देखा होगा कि ये वैक्सीन बड़ा इंटरेस्टिंग इसका है टॉपिक। अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो उसमें आपको आपने देखा होगा कि इस पे वो नोकें सी बनी होती हैं, स्पाइक्स बनी होती हैं, इसी वजह से इसको कोरोना कहते हैं। जैसे ताज के वो कंकरे होते हैं ना, तो ताज की शक्ल होती है, तो इसके लिए कोरोना लफ्ज़ भी सर, तो एक कोरोना किसी में गाड़ी का भी नाम होता था, जैसे कोरोना से पहले सूरज की किरणें निकलती हैं, तो ये ताज की शक्ल जो स्पाइक्स है ना, ये बेसिकली अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं जब वायरस अटैच करता है। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि एक छोटे से नन्हे से कैप्सूल के अंदर, जो माइक्रोस्कोपिक कैप्सूल है, उसके अंदर वायरस की ये जो इसके जो नोकें निकली, नोकें ऐसे होता है। नॉर्मली ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक जो खुलिया होता है उसके अंदर एक मरकब होता है जिसको मैसेंजर RNA कहते हैं, मैसेंजर mRNA से कहते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, यानी कोई भी हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन बनती है, मैसेंजर RNA उसको हुक्म देता है, अपने सेल को प्रोटीन बनाता है। तो उन्होंने ऐसे किया कि जो मैसेंजर RNA जिससे ये स्पाइक्स बनती हैं, ऐसी मैसेंजर RNA दरियाफ्त किया जिसको छोटी से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में लेके एक कैप्सूल के अंदर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा कैप्सूल, माइक्रो कैप्सूल है जो जिसके ऊपर लिपिड लेयर है यानी चर्बी की छोटी सी लेयर है,
तो वो अंदर दाखिल कर दिया जाता है जिस्म के अंदर। जो वो सेल्स के अंदर जाता है तो वो एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो वायरस के इन स्पाइस को अटैच नहीं होने देती, ठीक है ना। यानी वायरस आ तो जाएगा अंदर लेकिन वो अटैच नहीं कर सकेगा, बॉडी में अटैच नहीं हो सकेगा, ना अटैच होगा ना अटैच करे होगा ना अटैक कर सकेगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी इसको है कि एक टीका लगेगा, फिर 3 हफ्ते बाद दोबारा आपको टीका लगाना पड़ता है इसका। तो इसको क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अमेरिका में तो वो दे रहे हैं। अमेरिका में सारे डॉक्टर्स लगवा रहे हैं ये उसमें भी उन्होंने जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो लोग काम फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। फिर वो लोग जो नर्सिंग होम्स के अंदर रह रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको लगवा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी मिथ्स हैं, लोगों ने हमारे मुल्क में भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि ये वैक्सीन के ये खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं लगवानी चाहिए, ये आपका माइंड पढ़ लेंगी, ये क्या कर लेंगे, इस किस्म की मिथ्स जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ दवाई है, सारी दुनिया में यूज़ हो रही है। खुदारा अपने बच्चों को, जो बड़े हैं, सबको अगर वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल होती है तो इसको लगवा लीजिएगा। वो हम हाल ना करें जो पोलियो का हाल किया। हमें बहुत ज़्यादा, हम दुनिया में 1-2 मुल्कों में से जिनके अंदर जहाँ पोलियो पाया जाता है, हमारी सिर्फ अपनी कम इल्मी की वजह से ये हम इसका शिकार हैं। तो दूसरी लेकिन इस वैक्सीन का ये प्रॉब्लम ये है कि इसको -80 सेंटीग्रेड पे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इतना टेम्परेचर रखना एक बॉक्स के अंदर बड़ा मुश्किल मरला है। लेकिन एक और कंपनी है तो जिन्होंने इजाद किया जिसको आप रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, वो यही फॉर चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी की है कि आप फ्रिज के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो वो भी मार्केट के अंदर आ गई है। कल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन यूके में उन्होंने अप्रूव कर दिया है, वो भी शुरू होगी आज से, वहाँ भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम, मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी वैक्सीन्स देख रहे होंगे जो दुनिया के अंदर आ रही होंगी और हम ये वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीतने के करीब होंगे। 2021 हम इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस जंग को जीतेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे आपका भी साल अगला और आइंदा आने वाले तमाम साल बहुत अच्छे गुजरें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आपके लिए दुआगो भी हैं और दवा भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं। और हमारी तरफ से भी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपके लिए दुआ है। अल्लाह करे कि सन 2021 ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन साबित हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।